राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने यूपीएसआई 2025 के लिए ये पहल स्टार्ट की है, जहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए थे। ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास थी। और आज हम मैथ्स के पीवाईक्यू लगाने वाले हैं, जो थोड़े से अलग हैं, है ना। देखो, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ पे पहुँच के दिमाग काम नहीं करता है, या फिर टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ मैं इस सीरीज़ में, जिससे आपको एक प्रैक्टिस और एक आपका रिवीजन हो सके, जिससे आप यूपीएसआई में बेहतर कर सकें। और आपको पता है, क्योंकि 2025 का ये पहला सबसे बड़ा एग्ज़ाम है 2026 का, तो आप चाहते हैं कि 2025 से पहले 2026 जनवरी से पहले जितना भी आपका जो कुछ रहा है, जो भी सेटबैक रहा है, कुछ पेपर नहीं निकले हैं, कुछ पेपर में अच्छा नहीं किया है, वो सब भुला के आप इस पेपर में एकदम कामयाबी हासिल करें। ये आर या पार की लड़ाई है। तो इस सीरीज़ का मैंने यही आप बोल लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, थीम बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए, कि ये हमारी आर या पार की लड़ाई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1, जो कि रहने वाला है। एंड हमारी जो थीम है इस पूरे यूपीएसआई सीरीज की, आपको पता है, देयर इज नो ब्रिलियंस इक्वल टू नॉलेज, नास्ति ज्ञानसम तेजः। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और इसी थॉट के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है 2 दिसंबर शिफ्ट नंबर 1 का। ये क्वेश्चन रहने वाला 2021 का। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, अ बॉक्स कंटेनिंग दी डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स अमाउंट टू ₹1080। कहने का मतलब क्या है? उसने बोला एक डब्बे में, एक बॉक्स में कुछ आपके 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ आपके 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ आपके 5 रुपए के सिक्के हैं। लेकिन अगर सबको जोड़ के देखूं कि कितना कितना रुपया है, तो टोटल रुपया आपका 1080 रुपया है। ये उसने बोला है। 3 ही सिक्के हैं, या तो 1 रुपए का है, या तो 2 रुपए का है, या तो 5 रुपए का है। सबको जोड़ के उस बॉक्स में टोटल जो अमाउंट है वो है 1080 रुपया। आगे बोलते हैं, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल डिनोमिनेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्के हैं, चाहे वो 1 रुपया के हो, चाहे 2 रुपए के हो, चाहे 5 रुपए के, वो बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो 5 रुपए का 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 5 ही सिक्के 2 रुपए के होंगे और 5 ही सिक्के 5 रुपए के होंगे। मतलब जो अमाउंट है, नंबर है, वो इक्वल है सभी कॉइन का। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स, ओके, कितने कॉइन्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है, ₹1 का पूछा गया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बॉक्स फॉर ₹1, रुपए 1 के कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन के थ्रू कीजिए, ठीक है, लेकिन वही है कि इक्वेशन बनाओगे, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है वहाँ पे, और कभी कभी सिली मिस्टेक से वो गलत भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है इसी टाइप का, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू करना है। कैसे करना है? आपको पता है कि सारे सिक्के इक्वल नंबर के हैं, ठीक है। तो मान लो कि 405 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए की बात कर रहे हैं ना हम लोग, 1 रुपए, तो 405 सिक्के 1 रुपए के हैं, तो 2 रुपए के भी 405 होंगे, और 3 रुपए के भी 5 रुपए के भी 405 ही होंगे। तो जोड़ लो, 405 1 रुपए का कितना होगा, 405 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए का कितना हो जाएगा, 910 हो गया। और 5 रुपए का कितना हो जाएगा, 5 5 25,
20-25 हो गया। अब देखो ये देखो 2000 से जो ज़्यादा जा रहा है अमाउंट, जा रहा है कि नहीं जा रहा, इन सबको जोड़ेंगे तब भी ये 3,500-4,000 के आसपास जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट तो 1080 है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 135 1 रुपए के, 135 2 रुपए के, 135 5 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 135 रुपये हो गया, ये हो गया 270 रुपये, और ये हो गया 675 रुपये। जोड़ते हैं इसको 0। तो देखो ये अब 1080 रुपये बन रहा है, सेम का मतलब क्या है, 135 ही कॉइन्स हैं, समझ रहे हो, 135 आपके कॉइन्स रहने वाले हैं, 1 रुपए के भी, 5 रुपए के भी, 2 रुपए के भी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम शिफ्ट का है। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹18860। सेलिंग प्राइस जो मूल है वो है 18,860 रुपये। आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% डिस्काउंट मिलने के बाद। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द मार्केट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है, लागत जो है वो 60% है मार्केट प्राइस की, तो आपको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है रुपीस में। सिंपल है, देखो 3 चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, 18,860 रुपया। अब बोला गया है ये जो है 18% डिस्काउंट के बाद है। अब जो है डिस्काउंट कहाँ से मिलता है, डिस्काउंट मिलता है एमआरपी से, तो इसमें इसका 18% जो है कम करने के बाद इतना अमाउंट हुआ है। ठीक है, समझ गए। और फिर बोला है कि अगर मान लो जो कॉस्ट प्राइस है वो 60% है मार्केट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस जो है वो 60% है मार्केट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़। ठीक है, अब देखो 18% की छूट है, मतलब ये किसका वैल्यू है, ये है आपकी 82% की वैल्यू, समझ रहे हैं। तो मतलब 82% की वैल्यू कितनी है, 18,860 रुपया। तो 100% की कितनी होगी, ठीक है 100% की निकाल लेते हैं, 18,860 बटे 82 इंटू 100, 41, ये हो जाएगा आपका 9430। 41 दूना 41 230 हो गया। तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ गई 23,123 रुपीस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इतना सा है कि ये आपकी जो वैल्यू है ये आपका एमआरपी है। क्या है आपका एमआरपी, तो एमआरपी कितना है आपका, एमआरपी हो गया आपका 23,000 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है बोला गया है, 60% ऑफ एमआरपी, तो निकाल लो भैया 60% ऑफ एमआरपी। एक 36, तो कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, 13,800। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आप फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि देखो मैक्सिमम क्या है, लगभग फॉर्मूले जो है सेम है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि मैथ्स जो है कंटिन्यूटी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, रेगुलरिटी मांगता है। आप बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको याद रहेगा। आपने गैप किया, रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, तो आपको जो है दिक्कत आने वाली है। इसलिए क्या, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप बेहतर कीजिए और क्वेश्चन को सिंपल वे में करने का सोचा कीजिए। एक क्वेश्चन को 2-3 करने के तरीके से सोचा कीजिए। क्यों, उससे फ़ायदा क्या है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका दिमाग जो है उसके पास इतना सोचने का टाइम नहीं होता। ठीक है, अब उसके पास जो फटाफट उसको याद आ गया वो उसी मेथड से वो तुरंत वो कर देगा वो। ठीक है, तो आपको इतना मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सोचने लगे कि भाई ऐसा करना है इसको देखते ही। ठीक है,
आगे आते हैं। आगे हमारा स्टैटिक्स का दे रखा है क्वेश्चन, पाई चार्ट दे रखा है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुल टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट हमें दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IT एंड CS डिपार्टमेंट। IT और CS में निकालना, तो IT में कितना है, IT में 16% है और CS में जो है 19% है। IT प्लस CS को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35%। 35% की हमें वैल्यू निकालनी है। टोटल तो 100 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 14,400 टोटल कितने, तो इसका 35% निकालना है, तो निकाल लो भैया। 35% ऑफ 14,400, 2 जीरो से जो। अब देखो, अब यहाँ समझो, आप यहाँ देखो, आप अगर आप पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, तो नो डाउट आप आंसर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। पर मल्टीप्लाई करके आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा जाएगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे। दिमाग क्या लगाना है, यहाँ समझो। 35 जो है वो क्या होता है, 7 to 5 होता है, 7 5 35, यानी कि 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 7 का मल्टीपल में आएगा। तो अब देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सा जो है 7 से डिवाइड होता है, कौन सा नहीं होता। देखो 49 डिवाइड होता है, 40 नहीं होता, तो ये तो नहीं है। 52, 49, 34 नहीं होता, 49, 24 नहीं होता, 49, 14 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, हमें क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर निकालना आना चाहिए। यही चीज मैंने जो है, जब मैंने SSC की PYQ सीरीज कराई थी तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि किस मेथड से आप करते हैं, कितने स्टेप में करते हैं, वो जरूरी नहीं है, आप आंसर सही करते हैं ये जरूरी है, और उसी चीज के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। आगे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन अ GP गिवन फर्स्ट टर्म इज 16 एंड कॉमन रेशियो इज 6। ठीक है, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, मतलब A आपको दे रखा है 16 और रेशियो जो है R दे रखा है आपको कितना, 6, और बताया गया है कि 4 टर्म्स है टोटल। अब देखो GP और AP में फर्क क्या है, ये आपको पता है। AP में जो है डिफरेंस होता है, टर्म्स के बीच में सिमिलर डिफरेंस होता है, वहीं GP में जो है टर्म्स के बीच में सिमिलर रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है। अब सम ऑफ GP का फॉर्मूला क्या है, अगर ये आपको पता है, ये आपको याद है, तो आप इजीली कर सकते हैं। सम ऑफ GP है इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म रेशियो की पावर n-1 अपॉन r-1। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, अब देखो सब आंसर जो है लगभग सेम है, एक ये बीच वाली लाइन जो है डिफरेंस है। मतलब कि क्या है ये, इसका मतलब क्या है कि आप लास्ट डिजिट से भी आंसर नहीं निकाल सकते, आपको अब जो है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। तो करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है, 16, रेशियो कितना है 6, और कितने टर्म्स है टोटल, 4 टर्म्स है, -1, 6 - 1 कितना हो गया, 16, 6 की पावर 4 यानी कि 1296 -1, 5, 16 इंटू 1295, 5 से कटो 2 5 9। अब 16 नंबे 16 पंचे प्लस और 16 दूगा 41, तो 4144, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B विल बी योर आंसर। समझ रहे, यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेशन पूरी करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अगर लास्ट टर्म अलग अलग होती सबकी तो हम यहीं से समझ लेते भाई कि 9 और 6 के लास्ट में क्या है, हमेशा 4 ही आएगा। तो अगर किसी लास्ट टर्म सब में अलग होती तो एक ही ऑप्शन बचता, तो उसी को सही कर देते। पर यहाँ पे ऐसा करने की वो नहीं है। ठीक है, एक AP का तो आपको पता ही है। ठीक है, AP और GP का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सम तो मैंने बता ही दिया, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और AP का क्या है,
ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एपी में सम कैसे निकालते हैं। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वर्क एंड टाइम का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन तो लिखे नहीं है, ऑप्शन में मार्क कर देता हूँ एक बार। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ठीक। एक्स कैन फिनिश अ वर्क इन 153 डेज, एक्स जो है 153 डेज में काम खत्म कर देता है। वाई कैन फिनिश अ वर्क इन 255 डेज एंड जेड कैन फिनिश द सेम वर्क इन 340 डेज। हाउ मेनी डेज विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क इफ एक्स वाई जेड आर वर्किंग टुगेदर। सेम चीज़ है, बेसिक पूछा गया है, लेकिन बेसिक पूछा तो गया है, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है मेरे दोस्त कि ये जो टर्म्स हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, इनका इजीली आपको जो है एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो फटाफट आपको एलसीएम निकालना है बिना सोचे हुए कि भाई दिमाग लगाना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा कॉपी पे लिख डालो, वो बेटर रहेगा। 351, 85, 340, 317, 85, 340, 5, 17, 17, 68, 17, 1, 1, 4। अब 4 ही आएगा, मतलब एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 × 3 × 5 × 17 × 4, 5 चौको 20 और 3 तिरका 9, 17 90 और 20, यानी कि आ गया ये 0,630, ये एलसीएम आ गया। फटाफट निकाल लो इसकी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एफिशिएंसी निकाल लो। तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5 और 4 यानी कि 20 बचा यहाँ पे। यहाँ पे बचा 3 और 4 12, यहाँ पे 3 और 3 बचा 9। ये एफिशिएंसी आ गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई 41, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर तीनों काम सही जो है तीनों काम साथ में करते हैं। तो टोटल काम कितना है 3060, तो तीनों साथ में कर रहे हैं ना, तो यानी 41 की एफिशिएंसी थे, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना मेरे दोस्त, अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना इसको कि आप जो है इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं। सब सिंपल सी बात है। देखो यहाँ 41 है, सबके नीचे 41 है, दिख रहा है कि इसका मतलब कि ये आगे ब्रेक नहीं होगा। अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 0। अब यहाँ देखो 41 को 0 से इंटू करेंगे तो लास्ट में 1 है, 1 को 0 से इंटू करेंगे कितना आएगा 0, प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 प्लस 6 यानी कि ये 10 आएगा। 1 को 6 से करेंगे तो 6, 6 प्लस 6 12 आएगा। 1 को 2 से करेंगे 2, 2 प्लस 6 8 आएगा। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए। 0 किस में है, सिर्फ एक ही नंबर पे है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा चुका हूँगा कि किस तरह से जो है पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्टेप के नंबर नहीं है, आपके सही करने के नंबर हैं। ये जितना बेटर आप समझ पाएंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, आगे आएंगे। What is the least number that would be subtracted from this number so the remaining number is divisible by 9? तो मतलब कि इसमें इस नंबर से मैं कितना घटाएं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 9 से डिविजिबल करके देखते हैं क्या एलसीएम बचता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख के कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना इजी है कि आप इसे मन में भी कर सकते हैं। 63 तो कट ही जाएगा, आपको पता है 7 जा, ठीक है। फिर 7 लेंगे, 8 लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 72 आता है, 8 जा कितना बचा 6 बचा, 9 लेंगे, 63 आएगा, 7 जा है ना, बचा कितना 6 बचा, 4 लेंगे, फिर 63 आएगा, फिर 7 जा आएगा, 4 ले लिया, 1 बचा। अब 7 लेंगे तो 9 1 जा 9 और 8 और लास्ट में 4 बचा, ठीक है। अब 82 आता है, 82 आता है, सॉरी 81 आता है, 9 जा 81 आता है, कितना बच गया 3 बच गया। तो 3 नंबर रिमाइंडर बच गया, यानी कि 3 से ही माइनस कर दो तो भाई नंबर जो है पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो क्योंकि डिविजिबल जो है 9 से दे रखा था, अब 9 से आप यहीं पे मन में कर सकते हो भाई मेरे,
है ना, मैंने ये सॉल्व करके दिखाया, वो बात ठीक है, लेकिन आप इसको मन में यहीं पे कर सकते हो, क्योंकि 9 जो है बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ओके, अगर बड़ा नंबर होता तब टाइम लगता, पर बड़ा नंबर पूछते नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। आगे आएंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। द ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ सैनिटाइजर ओवर द मंथ इन थाउजेंड, ठीक है, हर मंथ का बता रहा है। पूछता क्या है, द सैनिटाइजर सोल्ड क्या बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त और जुलाई का कंपैरिजन करना है। अगस्त में कितना है, अगस्त 13 406, और जुलाई में कितना है 512, ठीक है। तो ये कितना परसेंट थे, तो 406 जो है वो 512 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। अब देखो 2 80s में परसेंटेज है, एक 70s में, एक 60s में परसेंटेज है कि नहीं है। अब मैं इसको डिवाइड करने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा क्या है, मैं जो है 512 को जो है एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, कितना आएगा 6 9 40। अब 4096 जो है, ये जो है इससे तो बड़ा हो गया, है ना, इससे बड़ा हो गया, मतलब 80s जो परसेंटेज है 80s में जो है वो नहीं होगी, तो मतलब कि 2 हमारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब 7 और 6 बचा, तो एक बार 7 को देख लेते हैं। 512 इंटू 7, ये आएगा आपका 4 8 5 3, ठीक है। इससे तो बड़ा है ये, इससे तो बड़ा है, मतलब कि 70% से तो ज़्यादा होगी, यानी कि 70% से ज़्यादा जो है हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है। हमने जो है एक क्वेश्चन मिस कर दिया, उसको मैं वापस करवाता हूँ आपको, वो हमने शायद मिस कर दिया, 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम उसी का एक सेट था। इसमें पूछा गया कि हाउ मैनी सैनिटाइजर्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ अंडर सर्वे, तो कितने सोल्ड हुए हैं टोटल मिला के, ये पूछा गया आपसे, आपको ऐड करना है। पर आप देखो कि लास्ट में हर डिजिट जो है अलग है कि नहीं, तो सर सिर्फ लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर लो। 2 + 6 8, 8 + 9 8 + 9 17, 17 5 4 21, 21 2 23, 23 4 27, आखिरी में कितना आएगा 7, तो आखिरी में 7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आप करना सीख गए होंगे, क्योंकि भाई सेम चीज़ है, आप जो इसको जोड़ने बैठोगे, ठीक है, ये सब करने बैठोगे, उस पर टाइम जाएगा, और जोड़ के भी सेम वही आंसर आएगा, तो क्यों आप दिमाग लगाओ, लास्ट में जो है लास्ट डिजिट से ही कर लो, क्योंकि लास्ट डिजिट सबके अलग हैं। अगर 2 साथ होते तब हमें सॉल्व करने की जरूरत थी, पर 2 साथ है नहीं लास्ट में, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 151 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, एपी का क्वेश्चन पूछ लिया आप, ठीक है। मैंने तो वैसे आपसे बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सम ऑफ एपी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर 175 एंड 185। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपको दे रखी है, सेकेंड टर्म नहीं दे रखी। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 175 और थर्ड टर्म दे रखी है 185, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एपी में क्या चाहिए हमें, सम ऑफ एपी कितना होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ d डिफरेंस होता है और a आपका फर्स्ट टर्म होती है। a हमें पता है, n हमें पता है, d नहीं पता, डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लो भाई। फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना है, 10 आया, लेकिन हमें सेकेंड टर्म का भी तो डिफरेंस चाहिए, तो हमें सेकेंड इसका भी चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आ गया, मतलब डिफरेंस कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल डिफरेंस कितना है आपका 5, एक्चुअल डिफरेंस कितना है आपका 5। तो सिंपल सी बात है, डाल दो इसमें। टोटल टर्म्स कितनी है 151 151/2, 2a फर्स्ट टर्म कितनी है 175 प्लस n-1 यानी कि 151 - 1, d कितना है 5, ठीक है। तो 151/2
175 350 प्लस 150 इंटू 5 यानी कि 750 जोड़ लो कितना आएगा 1100 इंटू 151/2 2 से कट कर लो उसकी आ जाएगा 550। अब जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 151 इंटू 550। जोड़ लो, सॉरी सॉल्व कर लो। ठीक है 5 25 7 7 5 5 यानी कि 5038 यहाँ एक जीरो लगा ही लो आप, तो 83050 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब जो है दोनों याद हो गई होंगी, जीपी का सम क्या होता है और एपी का सम क्या होता है। एपी का क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, जीपी का क्या होता है, जीपी का क्या याद किया था हमने, भूल गए, याद नहीं आ रहा आपको। फर्स्ट टर्म रेशियो n पावर में -1 r -1। ठीक है, यहां पे r जो है वो रेशियो है और यहां पे जो d है वो आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सीधा क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करो सीधा आंसर निकालो, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, ओके, और आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको याद करा दिए। ठीक है, अगली बार फिर क्वेश्चन फंसेगा तो फिर हम रिवाइज कर लेंगे। आगे आते हैं, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 0.35858585 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये क्या है 5/8 से जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि 5/8 के भी पे हम बार लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.358 क्योंकि 5/8 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 358 और ये कितना आया 2 है तो 990 हो गया ये, और क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है तो -3 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 355/990। तो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सिंपल इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। आगे आएंगे, हमारा जो है बोट्स का क्वेश्चन है, ये बोट वाला। ठीक है, अशोक रोज 43.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 43.5 किलोमीटर पर आवर चलता है। इफ द रिवर इज रनिंग एट 14.5 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्मली जो है स्टीम में वो 14.5 किलोमीटर पर आ जाता है। इट टेक्स हिम 90 मिनट्स, 90 मिनट्स यानी कि कितना 1.5 घंटा है ना, 3/2 आवर्स, 1.5 घंटा। ठीक है, टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है, पहली बात डाउन स्ट्रीम क्या फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का होता है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि 43.5 प्लस 14.5 यानी कि 58। ठीक है, अपस्ट्रीम का क्या होता है, अपस्ट्रीम का होता है बोट माइनस स्ट्रीम, यानी कि 43.5 माइनस 14.5 यानी कि ये आएगा 929। ठीक है, अब देखो आपको पता है, क्या पता है कि डिस्टेंस सेम है आने जाने में, तो पहली बार में लगा 58 और दूसरी बार में लगा 29, है ना। क्यों, आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही हमने किया यहाँ पे। ठीक है, और ये टाइम किसके बराबर है, कितना घंटा है 90 मिनट, यानी कि 3/2 आवर। बस सॉल्व कर लो इसको फटाफट, तो x प्लस 2x हो गया, 58 एलसीएम आ गया, 3/2 हो गया, 2 से ये कट कर लिया, कितना आ गया ये 29 आ गया। ये x प्लस 2x यानी कि 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 29, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 29 किलो, यानी कि डिस्टेंस कितना है 29 किलोमीटर है। ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो है लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये ही 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 23,000 फॉर 2 years इज ₹230। 2 साल का डिफरेंस जो है सीआई और एसआई के बीच में, उसका जो अमाउंट है वो दे रखा है ₹230। आपको रेट निकालना है, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूं मैं, आगे जगह नहीं है। 2 year 2 साल का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको रटा होना चाहिए, वो होता है PR/100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जो है मेरे दोस्त इसको मार्क कर लो, एक 2 साल का, एक 3 साल का, मैं दोनों करवा दूंगा। पहले हम 2 साल का कर लेते हैं, फिर आपको जो है याद हो जाएगा। 2 साल का जो CI/SI का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है PR/100 का होल स्क्वायर, जहां पे P प्रिंसिपल है, R रेट है। ठीक है, हमें डिफरेंस वाला अमाउंट कितना दे रखा है, ₹230। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹23,000। रेट हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, और R। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ 10 बचा, और 1 0 1 0 यहाँ पे भी कट कर लो, इजी हो जाएगा। तो ये बचा आपका 1, इधर बचा 100, और इंटू R², और यहाँ पे 100 का यानी कि 1। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 100 उस तरफ चला गया 1 के पास, तो 1 × 100 यानी कि 100 हो गया। 100 = R², तो R कितना आ गया, R आ गया आपका 10। R कितना आ गया, रेट आपका 10 आ गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला याद है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद है, सॉल्व करना है। ऐसे ही 3 year का भी पूछ लेता है। अगर 3 साल का डिफरेंस दिया होता है, 3 year का CI/SI का डिफरेंस दिया होता, तो उसका फॉर्मूला पे याद कर लो, वो सेम होता है PR/100 का होल स्क्वायर, बस एक टर्म ऐड हो जाती है, याद रखना 300 + R/100। ये फॉर्मूला होता है 3 साल के CI/SI के डिफरेंस का, इसको भी याद कर लो, ये भी आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको जो है पेपर को सॉल्व करना है। और आपको पता है कि UPSI के पेपर में 40 नंबर के मैथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 40 के 40 टारगेट बना के चलोगे तभी जो है आप UPSI का पेपर निकाल सकोगे। ठीक है, याद रखना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस उतनी ज़रूरी है लेकिन माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचने लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा नहीं, तो आप फिर वो पेपर नहीं निकाल सकते। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है किसी भी केस में, एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी केस में। आगे आते हैं। 2 places A and B are 3,710 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर। दो जगह हैं A और B, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3,710 किलोमीटर है। ठीक है, और ट्रेन लीव्स फ्रॉम A to B, एक ट्रेन जो है A से B जाती है। एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम B to A, और उसी समय पे B से एक ट्रेन आती है A की तरफ, और दोनों आपस में मिलती है 35 घंटे बाद। मतलब ये दोनों आपस में, मतलब यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे जो है 35 घंटे लगे उनको पहुँचने में। इफ द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B ट्रैवल 35 किलोमीटर फास्टर देन दी अदर, मतलब जो ट्रेन जो है A से B जा रही है, इसको मान लो ट्रेन 1, इसको मान लो ट्रेन 1, इसको मान लो ट्रेन 2। ठीक है, तो ट्रेन 1 जो है वो 35 किलोमीटर फास्टर है ट्रेन 2 से, ये 2 है। ठीक, तो मान लो ट्रेन 1 की स्पीड मान लो, ट्रेन 1 की स्पीड मान लो x है, सॉरी x क्या है, ट्रेन 1 की नहीं, ट्रेन 2 की स्पीड x मान लो, ट्रेन 2 की स्पीड जो है x मान लो, तो ट्रेन 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 35, क्योंकि 35 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड है उसकी, ये बात क्लियर होगी। अब रिलेटिव स्पीड निकालो दोनों की। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ऐड होगी। रिलेटिव स्पीड निकालो, पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस दे रखा है आपको 3710, और टाइम भी दे रखा है 35, यानी कि कितना घंटा लगेगा, ये 35 1 का
0.06 106 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है। उसके अलावा आपको पता है दोनों ट्रेन जो है आपस में सेम उसमें आ रही हैं, मतलब अपोजिट से आ रही हैं, तो अपोजिट के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। रिलेटिव स्पीड जो है अपोजिट के केस में ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में वो होती है सब्ट्रैक्ट। तो ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो x प्लस 35, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। ठीक है। लेकिन अभी हमने निकाली, क्या निकाली, हमने निकाली कि इनकी वैल्यू कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी निकाल के आई, 106, तो ये 106 के बराबर है। जोड़ लो, 2x इक्वल्स टू 106 में से 35 गए यानी कि 1 और 71, तो x कितना आ गया, x आ गया 35.5, ये x की वैल्यू आ गई। ओके ओके। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन कौन सी है, ट्रेन 1 फास्टर, सबसे तेज ट्रेन 1 है। ट्रेन 1 की स्पीड कितना है, x प्लस 35, x कितना है 35.5 प्लस 35 यानी कि आंसर कितना आएगा 70.5। ये है ट्रेन 1 की स्पीड, यही आपको निकालनी थी। ठीक है। तो ये भी चेक करना है आपको कि क्या बोलते हैं पूछा क्या गया है। ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था, हमने जो है एक रिलेटिव स्पीड जो है नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाली और एक जो है हमने ट्रेन के हिसाब से निकाली। ठीक है। और रिलेटिव स्पीड जो है तो आपस में इक्वल होंगी, आपको पता है, वही हमने इक्वल रख दिया और उससे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। इजी पीजी, सेम चीज थी समझने के लिए। आगे आते हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। A can finish a job in 102 and B can finish the same job in 153 and C can finish the same job in 204 days. All three are working together, कितना टाइम लगेगा, सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखो 102 नंबर जो है थोड़े से टिपिकल है, अगर आप जो है इसमें से कॉमन फैक्टर लेने की कोशिश करोगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इससे अच्छा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एलसीएम ले लो फटाफट। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो आपको थोड़ा सा देखने से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो समझा दूंगा। 51 6 8 3 से कटा, ये तो नहीं कटेगा, ये 17 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, फिर 17 से कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 4 ही आएगा, 4 से सब कुछ कट जाएगा, तो यानी कि आएगा आपका 3 × 3 × 17 × 4। ओके। 4 × 12, 12 × 36, ठीक है, 36 × 17 यानी कि आपका आ गया 2 1 6 612। ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितना आएगा, यहाँ बच गया आपका 4 और 2 बचा, 3 2 बचा, 3 2 6 बचा, यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया, 53 चुक्के, और यहाँ पे आपका 17 चुक्के 3 बच गया, यहाँ पे इतना बच गया। ठीक है। तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 4 10 प्लस 3 13, कितना टाइम लगेगा 612/13, इतना टाइम लगेगा। ठीक है। अब हम सेम चीज़, ठीक है, सबके नीचे 13 है, वो चेक नहीं करना, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 2, लास्ट डिजिट हमारा 2 है, 2 से चेक करो तो 13 3 7 21 में लास्ट 1 आता है, 1 + 1 ये आ जाएगा 2, ये तो सही आ रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं, 9 × 27 7 आएगा, 7 + 1 8 लास्ट में आएगा, 3 × 5 15 15 1 6 आखिरी में, 3 × 1 3 + 1 4, मतलब एक ही ऑप्शन सही है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको वो क्या है, वो ये है कि आपने 2 वर्क एंड डिस्टेंस या वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन किए, आपने क्या चीज़ नोटिस करी, आपने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई क्वेश्चन सिंपल है बट जो डेज दे रखे हैं वो थोड़े से बड़े दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, दोनों में जो है डेज आपको थोड़े से बड़े दे रखे हैं, जहां पे जो है कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। अगर वही डेज आपको 6 4 और 12 निकलते तो आप फटाफट से एलसीएम निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, लेकिन वो आपको दे नहीं रखा, आपको डेज ऐसे दे रखे हैं जहां पे आपका दिमाग जो है आपको घिसाना पड़े।
दोनों क्वेश्चन आपने किए, एक शिफ्ट 1 का था, ये शिफ्ट 2 का है, ये आप साफ देख सकते हैं, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्किंग टाइम से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछा गया है। तो याद रखना है ये चीज को कि आपको टाइम वेस्ट ना करके फटाफट एलसीएम निकाल लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको फटाफट मतलब कैच कर रहा है कि भाई कौन कौन सा कॉमन आएगा, तो बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है, नहीं पता है तो दिमाग लगाने से अच्छा है, सोचने से अच्छा है आप फटाफट एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो वहां पर जो है मार्क दे सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन से, जो कि शिफ्ट 2 से है, और ये सिंपल सा जो है सॉल्व करना है इसको। बस सॉल्व करने के लिए जो है हमें आना चाहिए इन सब का अंडर रूट क्या होता है, जो कि हमें नहीं याद है। सिंपल सी बात है, पहले तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, पहले सबके अंडर रूट जो है मैं गायब कर दूंगा, सबके पॉइंट भी गायब कर दूंगा। ये हो जाएगा 1764, डिवाइड में है तो 576 और इनटू में है तो 756। तो देखो 576 दूजा, ये 4 जब फंस रहा है भाई, ये 4 जब फंस रहा है, और कुछ तो है नहीं, और सब मल्टीप्लाई में है तो कुछ कटेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है वापस हम इसको अंडर रूट रख देंगे। अब हम दिमाग नहीं खपाएंगे। 64 इंटू 70.56, तो 4 का तो 2 होता है, और 1764 का आता है, क्या आता है 16, 4 का आएगा, ये 42 का आएगा, ये 42 का है, यानी 4.2 का आ गया ये 4.2 का, ये भी 70, यानी कि 8 64, 8 64, 8 का है ये 8 इसको सॉल्व करेंगे तो 8.4 का है। ठीक है, इन दोनों का करेंगे तो 8.4 आ जाएगा, 8.4 इंटू 8.4, आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में 4 चौके 6 आएगा, आखिरी में 6 वाले अब 2 हैं, है कि नहीं, तो मतलब कि लास्ट डिजिट तो नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। ठीक है, और 32 32 33, 8 चौके 32, 3 64 67, यानी कि 6507 70.56 70.56, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अब यहां से आपने क्या सीखा कि भाई जो सिंप्लीफिकेशन भी है ना, जो नॉर्मल अंडर रूट और सिंप्लीफिकेशन जो है उसके क्वेश्चन भी आपको एकदम हलवा नहीं मिलने वाले हैं, आपको कैलकुलेटिव मिलने वाला है करने के लिए यूपीएसआई का पेपर। तो अब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये जो है मैं आपको वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मतलब कि आपको समझाने के लिए कि भाई पेपर कैसा आने वाला है, कैसा आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है 2021 में आया था, अब 2026 स्टार्ट है। ठीक है, तो 5 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है भाई कि क्या पूछने वाले हैं, बस एक आइडिया है। ठीक है, हम जब पीवाईक्यू लगाने का मतलब क्या होता है, पीवाईक्यू लगाने का मतलब यही होता है कि आप पैटर्न समझें, आप क्वेश्चन की गहराई समझें, आप स्ट्रैटेजी बनाएं उसके हिसाब से कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 40 रीजनिंग के हैं, 40 जीएस है, 40 हिंदी है। ठीक है, जीएस अनप्रेडिक्टेबल है, अगर मैं जीएस को साइड में रख दूं तो भाई हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये तीनों आपके हाथ में है, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है भाई। 120 क्वेश्चन आपके हाथ में है, समझ रहे हैं, 120 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। क्योंकि हिंदी के 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है तो ऐसे आते हैं कि जो मतलब कि सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए नहीं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हटा लो, 110 क्वेश्चन, फिर भी 100+ क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कैलकुलेटिव रहने वाला है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं रहेगा पर रहेगा, तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप जो है प्रैक्टिस करें। जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम द बेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। सिलेबस कंप्लीट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, जितना मॉक लगाना है, ये चीज़ आपको समझना है। और यही मैं जो है आने वाली क्लासेस में आपको धीरे धीरे करके हर एक क्वेश्चन की वैल्यू समझाता रहूँगा और आपको जो है रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करूँगा ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा।
बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत आपको मज़ा भी आया होगा थोड़ा बहुत समझने में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो फॉर्मूले हैं मैं उनको भी साथ साथ रिवाइज करता रहूँ, साथ साथ आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मुझे ऐसा समझ में आता है कि भाई ये चीज़ बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, बाकी ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप यही करो तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो हर बंदा यूनिक है, हर बंदा के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, अपने वीक पॉइंट्स हैं, वही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो मैं बस आपको देखो, और मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूँगा कि भाई यही क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि मैं आपको PYQ सीरीज करवा रहा हूँ, PYQ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैं आपको आइडिया दे सकूँ कि भाई मैंने ये क्वेश्चन बनाए, पक्का मैंने सोचा यही आएगा, भाई यही कर लो, ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं कुछ भी। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या है, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली। ठीक है, और उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है आज का मैथ्स का पहला लेक्चर खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम अदर सब्जेक्ट्स के भी PYQs लगाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।